ओके, तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे that is about Bohr's atomic model। ठीक है, तो अभी तक हम लोग देख लिए रदरफोर्ड के ड्रॉबैक्स, then we talked about electromagnetic radiations, then we talked about the Planck's quantum theory। उसके बाद हम लोग आते हैं Bohr's atomic model। There are certain postulates of Bohr atomic model। ठीक है, Bohr's atomic model को हम लोग बोलते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल भी बोला जाता है इसको। ठीक है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। So what are the postulates? पहला, atom has a nucleus containing containing all protons and neutrons. Size is very small and centrally located। Centrally located in an atom। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा, electrons are electrons are revolving electrons are revolving around the nucleus in circular orbits। ठीक है, तो एटम ये हो गया, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। आई थिंक इसको थोड़ा टोन डाउन कर सकते हैं। फिर क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये बहुत हल्का हो जा रहा है कि ठीक है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नहीं सर। नंबर थ्री, ये यहाँ तक तो तुम लोग को पता है। तीसरा, आउट ऑफ infinite orbits, infinite circular orbits, the electron can revolve only in orbits whose angular momentum is an integral multiple of h by 2 pi। ठीक है, तो बोर्ड ने क्या कहा है? देखो, अगर ये एक न्यूक्लियस होता है, इसके चारों तरफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेडियस है। हर एक पॉइंट पे एक एक रेडियस हो सकता है, एंड देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स ऑन अ लाइन, सो देयर कैन बी इनफाइनाइट रेडियस। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन क्या किसी भी रेडियस में घूम सकता है? ऐसा नहीं। The electron can revolve only in those orbits whose angular momentum is an integral multiple of h by 2 pi। ठीक है, अब एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? इट इज द क्रॉस प्रोडक्ट। तुम लोग का अभी भी वेक्टर नहीं हुआ है? नहीं सर, ठीक है, लेट्स इसी से। वीक होगा। हाँ, इस वीक हो जाएगा।
स्टार्ट हो गया। 1 वीक में हो जाएगा, हो जाएगा हम ज्यादा। गेट्स लेट्स से दिस इज सर्कल, ठीक है, दिस इज रेडियस r, a particle is moving in this direction with the speed of v, of particle is of mass m, ठीक है। तो पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम है जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय l, ठीक है, ये क्या होता है, r वेक्टर क्रॉस m v वेक्टर। The velocity is also a vector, it has a direction. Radius is also a vector. Radius vector जो है वो अंदर की तरफ होता है, नॉट बाहर की तरफ होता है। Radius vector is always inside, towards inside, ठीक है। इन दोनों, ये दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसी डायरेक्शन में पार्टिकल मूव करता है, ठीक है। क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर जो है ये एग्जैक्टली इस डायरेक्शन में, इट्स बेसिकली टेंजेंशियली, ठीक है। वेलोसिटी वेक्टर इज टेंजेंशियल एंड रेडियस वेक्टर इज इन टुवर्ड्स इनसाइड। इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा उसका रिजल्टेंट में तुम्हारा जो है पार्टिकल घूम रहा है, ठीक है। ये r क्रॉस एम वी ही लिखना है, एम वी क्रॉस r नहीं लिखोगे। अगर एम वी क्रॉस r लिखोगे तो आंसर चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, वी आर ओनली इंटरेस्टेड विद द मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो मॉड लगा देंगे तो डायरेक्शन हट जाता है। तो मैग्नीट्यूड इज एम वी आर, यू कैन राइट एम वी आर, है कि नहीं। यहाँ तक किसी को डाउट है? नो सर। नो कोई सर। कोई है जिसको नहीं समझ आया? दो टाइप के मोमेंटम होते हैं, ठीक है, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम जो तुम लोग को ऑलरेडी पता है, विच इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, द रेडियस वेक्टर, द क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम वेक्टर इज योर एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो ये लीनियर मोमेंटम का वेक्टर है। मास का कोई डायरेक्शन नहीं होता, मास इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी क्या है, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, रेडियस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। दैट इज द रीजन व्हाई आर क्रॉस एम वी तुमको क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ रहा है, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट करोगे यू विल गेट दिस एम वी आर, ठीक है। दिस इज द मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन पे अभी हम लोग बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं एम वी आर, या फिर हम लोग लिख सकते हैं एल इक्वल्स एम वी आर equals nh by 2 pi, where n is any integer from 1 to 3 dot 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 dot. Yes or no? यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नहीं सर। So we can write कि कौन से ऑर्बिट में घूम सकता है, लाइक उस ऑर्बिट्स में घूम सकता है जहाँ पे एंगुलर मोमेंटम विल बी लेट्स से h by 2 pi, then h by pi, then 3h by 2 pi, ठीक है, then 2h by pi, then 5h by 2 pi, then 3h by pi, ऐसे। या फिर लेट्स राइट दिस, ठीक है, फाइन। इन ऑर्बिट्स में घूम सकता है, बाकी किसी भी ऑर्बिट में नहीं घूम सकता, बस इसी ऑर्बिट में, क्योंकि तुमको पता है तुम जितना दूर जाओगे सेंटर से उतना कम वेलोसिटी से वो घूमता है। तो अगर कम वेलोसिटी से घूमेगा तो उसका वेलोसिटी चेंज हो जा रहा है विद डिस्टेंस, और विद डिस्टेंस उसका आर भी चेंज हो जा रहा है। तो किसी भी एक डिस्टेंस में, या फिर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि एट एवरी डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस इट्स एंगुलर मोमेंटम चेंजेस, है कि नहीं? सर बोलो। आपने कहा न्यूक्लियस से जितना दूर जाएगा उसका वेलोसिटी कम होगा, हाँ, क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस से जितना दूर जाएगा उतना उन दोनों में अट्रैक्शन फोर्स कम है, हाँ। तो उसको रिपेल करने के लिए उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम देना पड़ेगा। अगर हम्म। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम देना है तो कम घूमने से हो जाएगा उसका। हाँ। कंसीडर करो प्लैनेट्स जैसे घूमता है, जो दूर के प्लैनेट्स हैं वो धीरे धीरे घूमते हैं, जो पास वाले प्लैनेट्स है लाइक मरकरी, मरकरी अपना रेवोल्यूशन कितने दिन में खत्म करता है, 88 डेज,
है ना? तो 80 से 88 डेज कुछ था, भूल गए ना, बट उतना ही है। तो उस हिसाब से सोचो कि जितना तुम दूर जाओगे वेलोसिटी कम होगा, जितना तुम दूर जाओगे उसका रेडियस भी बढ़ रहा है। अब सिंस एंगुलर मोमेंटम इज एम वी आर, तो v चेंज हो रहा है, r चेंज हो रहा है, तो मैग्नेट एंगुलर मोमेंटम चेंज हो रहा है हर एक पॉइंट पे। हाँ ठीक है, तो इसीलिए देर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेडियस पॉसिबल, और उनमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ तुम्हारा एंगुलर मोमेंटम होगा। सब में इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते, इलेक्ट्रॉन कैन ओनली स्टे इन दोज ऑर्बिट्स जहां का एंगुलर मोमेंटम इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h by 2 pi। ठीक है, हाँ these orbits are known as stationary orbits। Huh. These orbits are known as stationary orbits। और हम लोग इसको बोर ऑर्बिट्स भी बोलते हैं, बोर ऑर्बिट्स। ठीक है, नेक्स्ट कितना नंबर हुआ था? 3। नंबर 4, when electron moves, or let's say revolves in a Bohr orbit, it neither gains nor loses any energy। ठीक है, hence it is in ground state with minimum PE मतलब पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो बोर्ड ने क्या कहा कि तुमको पता है मैक्सवेल ने कहा है। अच्छा, एक चीज, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी वाला पार्ट है ना, अच्छा इसमें तो नहीं है। ठीक है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो बोलता है कि व्हेन एन चार्ज पार्टिकल मूव्स विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन इट लूजेस एनर्जी, दिस वाज गिवन बाय मैक्सवेल। ठीक है, याद रखना मैक्सवेल इज वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। ठीक है, मैक्सवेल। तो मैक्सवेल का जो थ्योरी था कि घूमेगा तो एनर्जी लॉस करेगा, सो बोर सेड दैट जब इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी ऑर्बिट या फिर बोर ऑर्बिट पे घूमता है तो वो कोई एनर्जी लूज नहीं करता। ठीक है, क्लियर है? और वो अपने ग्राउंड स्टेट में रहता है या फिर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी में। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नो सर। नेक्स्ट नंबर 5। नंबर 5 क्या बोलता है? नंबर 5 क्या बोलता है? ईच स्टेशनरी ऑर्बिट has definite amount of energy, has definite amount of energy। ठीक है, each stationary orbit has a definite amount of energy। Greater the distance from nucleus, more is its energy। ठीक है, सो जितना दूर जाएगा न्यूक्लियस से उतना उसका एनर्जी बढ़ेगा। किसका एनर्जी बढ़ेगा? ऑर्बिट का एनर्जी बढ़ेगा। फाइन, सो दीज ऑर्बिट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इन ऑर्बिट्स को हम लोग नेम किए, जैसे ऑर्बिट्स 1 2 3 4 5, या फिर हम लोग इसको और भी एक नोमेनक्लेचर जो तुम लोग यूज करते हो, दैट इज KLMN एक्सेट्रा, ऐसा वाला। ठीक है, अगर फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी E1 है, सेकंड ऑर्बिट में एनर्जी E2 है, थर्ड ऑर्बिट में एनर्जी E3 है, तो ऑब्वियसली जैसा पोस्टुलेट बोलते हैं E3 ग्रेटर देन E2 ग्रेटर देन E1। ठीक है,
ये एक चीज है। अनदर थिंग इज कि E2 minus E1 is greater than E3 minus E2 is greater than E4 minus E3 and so on। इसका मतलब क्या है? E1 और E2 के बीच में जो गैप है वो सबसे ज्यादा है। E2 और E3 के बीच में जो गैप है वो थोड़ा कम है। E4 और E3 में के बीच में जो गैप है वो और थोड़ा कम है। इस हिसाब से मतलब कैसे बताएं, लेट्स से दिस इज मैक्सिमम एनर्जी, लेट्स से नहीं, लेट्स से दिस इज जीरो एनर्जी, ठीक है। हाँ, इसके थोड़ा सा ऊपर है तुम्हारा E1, ठीक है। इससे इतना ऊपर है लेट्स से तुम्हारा E2, इससे इतना ऊपर है तुम्हारा E3, इससे इतना ऊपर है तुम्हारा E4, इससे इतना ऊपर है तुम्हारा E5, लाइक दिस। समझ में आ रहा है कि E2 minus E1 is always greater than E3 minus E2 is always greater than E4 minus E3। और तुम जितना दूर जाओगे उतना एनर्जी बढ़ रहा है, बिकॉज E5 is always greater than E4 is greater than E3 greater than E2 greater than E1। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। सो देयर आर टू थिंग्स, पहला तो एनर्जी बढ़ेगा जितना दूर जाएगा, एंड दूसरा है कि डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी जो है वो घटता जाता है, इट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। फाइन, लास्ट जो है नंबर 6, emission or absorption of energy occurs when an electron jumps from one orbit to another। ठीक है। तो लेट्स से जैसा ये डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है उसमें अगर E2 से कोई E1 पे जंप कर रहा है तो वो हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में जंप कर रहा है, यस और नो? Yes, sir. तो वो क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा कि एब्जॉर्ब करेगा? Release करेगा. एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है। सो एनर्जी रिलीज लिख ही लेते हैं। एनर्जी रिलीज कब होता है? जब ई हाई से हम लोग ई लो पे जाते हैं, हायर से लोअर पे जाते हैं, ठीक है। और ये जो एनर्जी रिलीज होता है, ये एनर्जी रिलीज किस हिसाब से होता है? इट इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये सुनो। तो इसको हम लोग लिख सकते Yes, हैं इन sir. द फॉर्म ऑफ एच न्यू, विच Hmm. इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट रेडिएशन, ठीक है। अब एनर्जी एब्जॉर्ब कब होता है? व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम इनर टू आउटर ऑर्बिट, इनर टू आउटर ऑर्बिट, क्योंकि जितना आउटर जाएगा उतना उसका एनर्जी ज्यादा है। और एनर्जी रिलीज is when electron jump from outer to inner orbit, क्योंकि अंदर जितना जाएगा उसका एनर्जी घटेगा, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट किसको बोलते हैं? एनी स्टेट अदर देन द स्टेशनरी ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब लेट्स से एक इलेक्ट्रॉन था n इक्वल्स टू 2 में, एक इलेक्ट्रॉन था, इट इज जंपिंग टू n इक्वल्स टू 4, सो n इक्वल्स टू 4 विल बी इट्स एक्साइटेड स्टेट। अगर वो जंप करता है टू n इक्वल्स टू 1
तो n=1 विल बी इट्स एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, तो उसका अपना जो स्टेशनरी स्टेट होता है या फिर स्टेशनरी ऑर्बिट होता है, उसको छोड़ के किसी भी ऑर्बिट पे अगर वो जा रहा है, दैट इज एन एक्साइटेड स्टेट एंड और एक्साइटेड ऑर्बिट आल्सो यू कैन। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक्साइटेड मतलब मोर एनर्जी, नॉट नेसेसरी। एक्साइटेड इज एनी स्टेट which is other than the stationary orbit for that electron. Clear है? सर एक बार फिर से समझाइए ना। एक्साइटेड स्टेट वाला खाली देखो, कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रहता है, ठीक है, घूम रहा है। लेट्स अकॉर्डिंग टू बोर n=2 या फिर एल में है, एल शेल में घूम रहा है वो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। अब वो जंप करके जाता है टू n=5 में। तो n=5 में जब वो इलेक्ट्रॉन जाता है तो उस इलेक्ट्रॉन के लिए n=5 इज द एक्साइटेड स्टेट। सो दिस इज द एक्साइटेड स्टेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अगर वो n=3 में जाता है, लेट्स से दिस इज n=3, तो n=3 इज द एक्साइटेड स्टेट फॉर दैट इलेक्ट्रॉन। अगर वो जंप करके जाता है n=1 में, यहाँ पे, then n=1 or this is the excited state. So this is the excited state of that electron. This is the excited state. कोई भी state other than the one the electron is in is the excited state. जिस orbit में वो stationary है, ठीक है, और normally जिस orbit में वो रहता है, ठीक है, उसी orbit को हम लोग उसका stationary orbit या फिर stationary state या फिर stable state बोलते हैं। बाकी जिस भी orbit में वो electron जाएगा, that will become an excited state. ठीक है, जंप कर रहा है, इधर उधर जा रहा है, जहां भी जाएगा उसका आइदर एनर्जी लूज होगा या फिर एनर्जी गेन होगा। सो कभी भी अगर एनर्जी लूज या एनर्जी गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन, दैट विल बी एन एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, समझ में आया? यस सर, यस सर। किसी को दिक्कत है यहाँ तक? नो एनीवन? सर। सर जंप करने का मतलब क्या होता है? वो इलेक्ट्रॉन ऐसा करता क्यों? अगर तुम इलेक्ट्रॉन को ज्यादा एनर्जी दे दोगे तो वो एनर्जी वो एब्जॉर्ब करके जंप कर जाएगा। अच्छा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को अगर तुम ज्यादा एनर्जी दोगे तो वो क्या करेगा, ज्यादा स्पीड से घूमने का कोशिश करेगा, उससे ज्यादा। तो उसका टेंजेंशियली जो v है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो v इंक्रीज हो जाएगा तो वो क्या कर सकता है, जंप करके नेक्स्ट ऑर्बिट में जा सकता है ना। हम्म, सिमिलरली कभी कभी ऐसा होता है कि कोई इलेक्ट्रॉन को तुम एक्साइट कर दिया, फिर वो इलेक्ट्रॉन अपने स्टेशनरी ऑर्बिट पे लौट के आना चाहता है। तो वो जब लौट के आता है, व्हेन इट रिटर्न्स इट विल एमिट सम एनर्जी, कुछ हाँ, एनर्जी रिलीज करेगा। जो एनर्जी हम्म, रिलीज करेगा वो इट विल बी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। यस और नो? हम्म, तो जब भी तुम लोहे को गर्म करते हो वो लाल हो जाता है। क्यों लाल होता है? पहले जब वो गर्म होता है वो लाल नहीं होता है, एट आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम वो लाल होता है। क्यों? क्योंकि एक पॉइंट ऑफ हीट के बाद जब तुम पहले पहले हीट दे रहे हो, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स आर जंपिंग टू हायर ऑर्बिट्स। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ एनर्जी दोज इलेक्ट्रॉन्स दे रिटर्न टू देयर स्टेशनरी ऑर्बिट। वो जब अपने स्टेशनरी ऑर्बिट पर रिटर्न करेंगे तब वो कुछ एनर्जी रिलीज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। वो रेडिएशन अगर तुम्हारा बाल्मर रीजन में होगा और द विजिबल रीजन स्पेक्ट्रम, तो तुमको कलर दिखेगा। ऐसा नो? ओके सर, यस। ठीक है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। बोलते हैं ना कभी, ये सुने हो, लेट्स से अनुराग का जो है शर्ट का कलर लाल है, ठीक है, रेड। तो शर्ट का कलर उसका लाल क्यों है? किसी को पता है वो लाल क्यों है? कोई और कलर का क्यों नहीं है? क्योंकि वो बाकी सब कलर को हटा के मतलब रेड का ड्रॉप कर देगा। तो वो बाकी कलर्स को एब्जॉर्ब करता है, रेड को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। हाँ, हाँ, रेड को नहीं कर पाता, सॉरी। ठीक है, हम्म, तो ये प्रॉपर्टी होता है ऑफ दैट केमिकल
कि वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं एनर्जी। ऐसे ही वो तुम्हारा जो है किसी भी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके, वो एब्जॉर्ब करके करता क्या है, एब्जॉर्ब कौन कर रहा है, एब्जॉर्ब तुम्हारा एटम करेगा, है ना। तो अगर एटम एब्जॉर्ब कर रहा है, एब्जॉर्ब करके वो करता क्या है, वो इलेक्ट्रॉन को जंप करवाता है एक्साइटेड स्टेट। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। अब लाइट का एनर्जी उतना भी नहीं है कि वो कलर दे सके, ठीक है। तो रेड कलर जो ऐसा नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन रिटर्न करता है इस वजह से रेड कलर है, ऐसा नहीं। बट मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर अब्सॉर्ब्ड इन ईच एंड एवरी बॉडी, कम या ज्यादा, ठीक है। एवरीबॉडी इज अब्सॉर्बिंग हीट, इज आल्सो फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। तुम हीट जब कर रहे हो, माइक्रोवेव कर रहे हो, उसमें भी हीट ही हो रहा है, ऐसा नो। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है ना। इसके बाद हम लोग दूसरे टॉपिक पे जा रहे हैं कि रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट, रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट। बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट मैं बोलूंगा सबको अपना कॉपी निकाल के रफ में एटलीस्ट लिखो, ठीक है, क्योंकि जरूरत है ये वाला। नहीं लिखोगे तो समझ नहीं आएगा। रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट, क्या सर? ये वाला कोशिश करो कि एक रफ कॉपी में थोड़ा नोट डाउन करने का, रफ में, ठीक है, ठीक। एटलीस्ट। तो रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट क्या है, कैसे निकालेंगे हम लोग, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। लॉजिक क्या है, फोर्स, कूलम्बिक फोर्स इज इक्वल्स टू, अच्छा we say electrostatic force is equals to centrifugal force। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालने के लिए पहले हम लोग देखेंगे जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस का चार्ज कितना होता है, Ze। इसमें किसी को डाउट है, Ze क्यों होता है? नहीं, ठीक है। और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, E। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, दिस वाज गिवन बाय कूलम, ठीक है, कूलम्स लॉ। अच्छा ये वाला भी मैं बता देता हूँ, कूलम्स लॉ क्या बोलता है, फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स is directly proportional to the charges q1 and q2 and inversely proportional to the square of distance between them, ठीक है। दिस इज कूलम्स लॉ, ये तुम लोग फिजिक्स में पढ़ोगे, केमिकल बॉन्डिंग में भी फिर से आएगा। सो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि F is directly proportional to q1 q2, F is inversely proportional to r square। तो यहाँ से फिर हम लिख सकते हैं F equals to k q1 q2 by r square। what is k, is the constant जिसको हम लोग बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। के का वैल्यू कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ऑल ऑफ दीज आर कांस्टेंट्स, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब कुछ कांस्टेंट है, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हाँ सही है, ठीक है। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना हो जाएगा, यहाँ से ई एफ कितना हो जाएगा, के ई मल्टीप्लाइड बाई जेड ई डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, that will become kz e square by r square। यहाँ तक किसी को डाउट है, एनीवन? नो सर। नो सर। इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन, बिकॉज इट्स अ फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होता है, mv स्क्वायर बाय r,
ये होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। फाइन। तो हम लोग इन दोनों को इक्वेट, यहाँ पे m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब हम लोग को पता है EF इक्वल्स टू CF, तो हम लोग लिखेंगे kZe²/r² इक्वल्स टू mv²/r। ठीक है, अब तुमको निकालना क्या है, r निकालना है। क्या तुमको वेलोसिटी पता है, नहीं पता है, यस और नो? यस सर। तो हमको वेलोसिटी नहीं पता है, हमको बाकी सब कुछ पता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है, z पता है, k पता है, बस हम लोग को r नहीं पता, v नहीं पता, और हम लोग को r निकालना है तो v को चेंज करना पड़ेगा। सो वी विल यूज बोर्स फार्मूला। बोर्स फार्मूला क्या बोलता है, mvr इक्वल्स टू nh/2 अभी अभी हम लोग देखें, यस और नो? फॉर nth ऑर्बिट ये होगा, यहाँ से हम लोग v की वैल्यू निकाल सकते हैं। v क्या होगा, nh/2πmr। ये v का वैल्यू तुमको यहाँ पे पुट करना है, तो क्या आ जाएगा, kZe²/r² इक्वल्स mn²h² डिवाइडेड बाय r मल्टीप्लाइड बाय 4π² m²r² है। ये क्या हो गया, हाँ सही है। यहाँ तक किसी को डाउट है? नो सर। यहाँ से हम लोग कैंसिल करेंगे, फिर m से m कैंसिल हो गया, r r को रहने दो, r² कैंसिल हो गया, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको ऊपर लेके जाते हैं, तो 4π² mr इक्वल्स n²h² डिवाइडेड बाय kZe² लिख सकते हैं। इसको फिर यस फर्दर हम लोग लिख सकते हैं r इक्वल्स n²h² डिवाइडेड बाय k को हम लोग ऊपर ले जाते हैं 4πε0, नीचे Ze² मल्टीप्लाइड बाय 4π² m, तो 4π² 4π कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो गया, पाई बच जाएगा खाली। नहीं यार, रुको 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 रुको, इसको ना के ही रहने दो, n²h² डिवाइडेड बाय 4π², इसको हम लोग अच्छे से लिखते हैं, r इक्वल्स n²h² डिवाइडेड बाय 4π² m kZe²। ये सही है? यस इसमें से तुमको क्या क्या वेरिएबल है, n वेरिएबल है और z वेरिएबल है, अगर इन दोनों को तुम निकाल दो तो क्या होगा, r इक्वल्स h² डिवाइडेड बाय 4π² m k e², इसको ले लो एक साइड और फिर लिखो n²/z। ठीक है, ये पूरा अंदर जो है ये पूरा कांस्टेंट है, ये सुनो। यस सर। तो फिर इसको अगर हम लोग निकालते हैं तो क्या आएगा, 0.529 m²/z एंगस्ट्रॉम, यूनिट एंगस्ट्रॉम है, ठीक है, यूनिट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो 0.529 m²/z एंगस्ट्रॉम, इसको तो मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो, मल्टीप्लाइड बाय 10⁻10 कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो तुमको याद रखने में बेटर हो वही कर सकते हो। ठीक है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट।
सो दिस इज द आंसर। ये ऊपर वाला फॉर्मूला जो है एक्चुअल फॉर्मूला है, ये नीचे वाला फॉर्मूला जो है ये डिराइव्ड फॉर्मूला है फ्रॉम दैट। ठीक है, सर वो एन स्क्वायर बाय जेड के बाद क्या लिखा है? एंगस्ट्रॉम। ऊपर वाला जो लिखा है ना, आर इक्वल टू 0.529, वो क्या हाँ, लिखा? कौन सा वाला? एक्सक्यूज मी, कौन सा वाला? वो आर इक्वल टू जो वैल्यू दी है वो क्या लिखा है उसके बाद? आर ए इक्वल्स, करके कुछ। हाँ ए के ऊपर नॉट, उसका एंगस्ट्रॉम बोलते हैं। हाँ एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स 10 to the power minus 10 मीटर। एंगस्ट्रॉम नहीं देखे हो? ठीक है, कोई बात नहीं। ए नॉट इज एंगस्ट्रॉम, ठीक है, ए नॉट। इसमें किसी को डाउट है कहीं पे भी? यहाँ पे एन क्या है? नंबर ऑफ द ऑर्बिट, ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट। जेड क्या है? एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट। कौन से एलिमेंट का निकाल रहे हो उस हिसाब से। तो तुम यहाँ से किसी भी एलिमेंट का किसी भी ऑर्बिट का रेडियस निकाल सकते हो, यस और नो? जैसे अगर हम बताए थर्ड ऑर्बिट ऑफ सोडियम, कितना होगा इसका रेडियस? बोर रेडियस कितना होगा? कितना होगा? जीरो पॉइंट 0.43 एंगस्ट्रॉम। सही है, 0.43 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इस हिसाब से तुम निकाल सकते हो किसी भी एटम का किसी भी ऑर्बिट का रेडियस निकाल सकते हो यहाँ से। ठीक है, बोर रेडियस हो गया, रेडियस हो गया। सो हम लोग बोल सकते हैं कि रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। जितना ज्यादा एन होगा उतना ज्यादा तुम्हारा रेडियस होगा। दूसरा, रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड। तो अगर एन कांस्टेंट है, लाइक सेकंड ऑर्बिट का अगर हम लोग बात करेंगे तो सेकंड ऑर्बिट में क्या क्या है? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इन सब का सेकंड ऑर्बिट है। इन सब का सेकंड ऑर्बिट अगर कंपेयर करोगे तो सबसे ज्यादा किसका रेडियस होगा? लिथियम का सबसे ज्यादा होगा, फिर बेरिलियम, फिर बोरॉन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन। यस और नो? यस सर। बिकॉज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक नंबर। सिंपल सी बात है। और अगर किसी एक एटम के अंदर तुम अगर कंपेयर कर रहे हो नंबर ऑफ शेल्स में, तो जिसका शेल नंबर ज्यादा होगा उसका रेडियस ज्यादा होगा। ठीक है, ये हो गया, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसका एनर्जी कितना होगा? सो टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो इसका काइनेटिक एनर्जी क्या कितना है? हाफ एम वी स्क्वायर, प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितना है? माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय आर। ये अगर तुम लोग को नहीं पता है तो बस अभी लिख के रखो। ठीक है, ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही पार्ट है कि व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। सो माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय आर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, ये हो जाएगा तुम्हारा टोटल एनर्जी। ठीक है, अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय आर। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, के जेड ई स्क्वायर बाय 2 आर
माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई आर। कैसे? हम लोग को पता है एम वी आर, नहीं, हम लोग को पता है एम वी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? एम वी स्क्वायर इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर बाई आर। यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर बाई 2r। ये वाला पुट करना है यहाँ पे, तो यहाँ से हम लोग का आंसर कितना आ जाएगा? माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई 2r। यहाँ तक किसी को डाउट है? नो सर। अब क्या होगा? इसमें तुमको क्या क्या नहीं पता, ये तुम्हारा टोटल एनर्जी हो गया। इसमें तुमको क्या क्या नहीं पता? z नहीं पता, r नहीं पता, ठीक है। z तो चलो पता चल जाएगा बाय दैट एटम की कौन सा एटम है। r तो नहीं पता चलेगा, तो r कैसे निकालोगे? ऊपर में जो r का वैल्यू निकाले थे उसको इसमें पुट करना है, ठीक है। r का वैल्यू कितना आया था? r का वैल्यू आया था एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर एम जेड ई एम के जेड ई स्क्वायर। एंड के जेड स्क्वायर। ये वाला वैल्यू पुट करना है इसमें। तो फिर क्या है? डायरेक्टली वो नहीं कर सकते? 0.529 एम स्क्वायर बाय जेड। कर सकते हो, लेकिन एक्चुअली हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? सोचने दो। क्योंकि हम लोग यहाँ पे मीडियम वैक्यूम ले रहे हैं, ठीक है। अगर मीडियम चेंज हो जाएगा तो के का वैल्यू चेंज हो जाएगा। एप्सिलॉन नॉट जो है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू चेंज हो जाएगा, इसीलिए। फाइन, वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, वो मीडियम से मीडियम वेरी करता है, वो भी तुम लोग पढ़ोगे ओके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ठीक है। ओके। सब शिवम सर का चीज है। सो माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय नीचे एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ऊपर में 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से कुछ आएगा माइनस 2 पाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के स्क्वायर एम ई पावर 4 डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। यहाँ से कुछ आएगा, क्या आएगा? यहाँ पे क्या क्या है? जेड स्क्वायर है, एन स्क्वायर है, इन दोनों को निकालना है। तो माइनस 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर एम ई पावर 4 डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर, इसको एक साइड रखो, और जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर को एक साइड रखो, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारा टोटल एनर्जी। फाइन, इसको अगर तुम करोगे तो कितना आएगा? इसको तुम अगर करोगे तो आएगा -2, हाँ सही है, -2.179 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -18 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर जूल पर एटम, ऑफ कोर्स, ठीक है, पर एटम। ठीक है, इसको फिर हम लोग लिख सकते हैं -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर ईवी पर एटम। ईवी एक यूनिट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ठीक है। ईवी एक यूनिट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो बाई -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर ईवी पर एटम, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं -1312 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर किलो जूल पर मोल, ठीक है। इन तीनों यूनिट में तुमको याद रखना, एक है जूल पर एटम, एक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, एक है किलो जूल पर मोल। तीनों ही इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारा ऊपर के दो, दीज टू आर मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है, ये दोनों। लेकिन इंपॉर्टेंट तीनों है, तीनों याद रखना इज बेटर। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो गया जूल में जो भी है, इज द टोटल एनर्जी ऑफ एन एटम।
तो अगर कोई क्वेश्चन रहेगा, फाइंड एनर्जी ऑफ एटम इन द सेकेंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम, क्या होगा? जूल में निकालना, ठीक है। हम्म, ऐसा तो कोई नहीं है ना जिसको कुछ समझ ही में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। ऐसा अगर किसी को लग रहा है कि सर पूरा ऊपर से जा रहा है तो भी बताना। -4.9 into 10⁻−18 जूल पर एटम। -4 में मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻80, बाकी लोगों का भी यही आ रहा है। हाँ सर। ओके, मैं थोड़ा कन्वर्शन भी तुम लोग को बता देता हूँ ताकि दिक्कत ना हो। 1 जूल इक्वल्स 6.24 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻−18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। अरे नीचे वाला याद रखो यार, ऊपर वाला छोड़ो, ये नहीं चाहिए। अच्छे से लिख के देता हूँ। क्या याद रखना है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है? 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻−19 जूल। ये याद रख सकते हो ना? आसान है, इलेक्ट्रॉन का जितना चार्ज है, ठीक है, ये याद रखना है। काम यस। आता है, बहुत बहुत काम आता है बाद में। नेक्स्ट, तो हम लोग पहले रेडियस देख लिए, फिर एनर्जी देख लिए, लास्ट जो है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो कैसे आएगा? mv²/r इक्वल्स टू kz_e²/r²। यहाँ से तुमको आ जाएगा, और तुमको पता है कि, और एक फॉर्मूला पता है तुम लोग को, mvr इक्वल्स nh/2π। इन दोनों को डिवाइड कर दो एक दूसरे के साथ, या फिर कैसे करोगे यहाँ पे? कुछ भी कर सकते हो। यहाँ से तुम r का वैल्यू निकाल लो, nh/2π इसको इसमें पुट कर दो, r को कैंसिल करके, तो mv² इक्वल्स kz_e² डिवाइडेड बाय r, दैट इज nh, ऊपर में 2π mv। समझ में आ रहा है ना? कि अगर लग रहा है मैं बहुत जल्दी कैलकुलेशंस कर रहा हूँ तो बताना, मैं धीरे धीरे करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से v इक्वल्स टू आ रहा है kz_e² 2π बाय nh, kz_e² 2π बाय nh। इसको हम लोग लिख सकते हैं ke² 2π बाय h, ठीक है। ये हो गया कांस्टेंट पार्ट मल्टीप्लाइड बाय z बाय n। किस में z बाय n है, किस में z स्क्वायर, किस में n² बाय z है, किस में z² बाय n² है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो इसका वैल्यू आ जाता है 2.188 मल्टीप्लाइड बाय 10⁶ z बाय n मीटर पर सेकेंड। बहुत ज्यादा स्पीड है, ठीक है, बहुत ज्यादा, ऑलमोस्ट स्पीड ऑफ लाइट। हाँ, नहीं ज्यादा है, कम है उससे। यहाँ पे क्वेश्चन करो, फाइंड वेलोसिटी ऑफ फिफ्थ इलेक्ट्रॉन इन कार्बन एटम। फाइंड वेलोसिटी ऑफ फिफ्थ इलेक्ट्रॉन इन कार्बन एटम।
2.62 into 10 to the power 6 मीटर पर सेकंड। कैसे, कौन किया, अनुराग? कैसे किया? Z में 6 डाला एटॉमिक नंबर हाँ, और N N में 5। गलत है। अच्छा, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन। 6 पॉइंट कुछ आएगा। सिक्स पॉइंट। कुछ ये आएगा, किसी का आ रहा है ये। Z का वैल्यू क्या होगा? 6 होगा, सही है। N का वैल्यू क्या होगा? 2। 2 होगा। तो यस, 2 इसीलिए। हाँ सर वही आ रहा है। फिफ्थ इलेक्ट्रॉन है, मतलब 2 सेकंड ऑर्बिट में होगा। तो एल शेल। सॉरी, क्या 2 होता है? 4 2 4, हाँ 2 सॉरी, 2 4। ठीक है, सो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा? सेकंड ऑर्बिट में होगा। लास्ट जो चीज है दैट इज टाइम पीरियड, भी निकाल सकते हो। टाइम पीरियड क्या होता है? कितना घूम रहा है वो? 2 पाई आर घूम रहा है। ठीक है, वेलोसिटी कितना है उसका? v। तो डिस्टेंस बाय वेलोसिटी विल गिव यू टाइम। 2 पाई आर एन डिवाइडेड बाय वी एन, ये आ जाएगा। ये भी तुम वैसे पुट करके कर सकते हो, जरूरत नहीं है इसका उतना। 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 16 माइनस 16 n क्यूब बाय z स्क्वायर सेकेंड। ठीक है, सो सो t विल बी इक्वल्स टू, ये याद रखना, ये भी याद रखना। अगर टाइम पीरियड दिया हुआ है क्वेश्चन में, किसी एमसीक्यू में अगर टाइम पीरियड n स्क्वायर h स्क्वायर बोल के दिया हुआ है, तो बेसिकली तुमको r का और v का वैल्यू बिठाना है, बिठाओगे तो आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली हाँ टाइम सर। पीरियड पे भी क्वेश्चन बन सकता है कि कितना टाइम लगेगा। टाइम पीरियड क्या होता है? जितना टाइम लगेगा उसको घूमने में एक बार। हाँ, ठीक है, चलो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो टॉपिक पढ़ाएंगे वो थोड़ा लंबा है, सोच रहे आज पढ़ाई को छोड़ दें, छोड़ दो सर। सर नेक्स्ट क्लास। क्योंकि बाकी का इसके बाद जो है वी विल टॉक अबाउट द स्पेक्ट्रल लाइंस एंड ऑल, जो तुम लोग को ऑलरेडी पता है मैक्सिमम, लेकिन फिर भी तो नेक्स्ट क्लास में होगा एक। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास करते हैं। इसके बाद हम लोग करेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है।